प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ईएलटी के लिए प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं जीएस का, और यह सेकंड पेपर हमारा टारगेट है 100 प्लस हम लोग पेपर करने वाले हैं। जीएस के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एक श्रृंखला में रखे जाते हैं। प्रत्येक दिन शाम को 3 बजे आप इस क्लास को देख सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो सीखने से जीतने तक की तैयारी के लिए हम लोग स्टार्ट करने चलते हैं आज के अपने सेकंड प्रैक्टिस पेपर को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। आपको बताते चलें कि इनमें उन प्रश्नों को ज़्यादा शामिल किया गया जो प्रश्न यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, जैसे कि समीक्षा अधिकारी में, पीसीएस के एग्जाम में, लोअर पीसीएस के एग्जाम में, तथा अगर इसी के साथ अगर आप देखेंगे प्रोफेसर के और जीआईसी और ईएलटी के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादातर यहाँ पे समाहित किया गया है। करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी इस श्रृंखला में रखा गया है। इस श्रृंखला के पूरे 30 प्रश्नों को अगर हम बांटें तो 5 से 6 प्रश्न आपके इतिहास के रखे गए हैं, उतने ही प्रश्न आपके भूगोल के रखे गए हैं, संविधान के रखे गए हैं, विज्ञान के रखे गए हैं, उत्तर प्रदेश विशेष के रखे गए हैं, और अंत में आपके करंट अफेयर्स के 5 से 6 प्रश्न रखे गए हैं। आप में से जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को पसंद करते रहें, यानी लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, और यहाँ पे एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है और इसका आंसर आपको देना है। देखिए, यहाँ पे दिखा गया है प्रैक्टिस सेट सेकंड। पहला प्रैक्टिस पेपर कल हमने करवा दिया था, अगर आप नहीं देखें तो आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जब 16 जनपद की बात होती है तो 16 जनपद के राज्य जो जनपद और उसकी जो राजधानियां थी, वहां से कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि 16 जनपद में से ऐसे 4-5 दे दिया जाता है और उसमें से पूछ दिया जाता है कि इसकी राजधानी कौन नहीं है या कौन है। इस तरह के एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एग्जाम में लगातार ये पैटर्न रहा है कि वहां से जनपद से महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद से प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो यहाँ पे दिया गया, देखिए, चंपा, अंग, ठीक है, अंग चंपा, कौशल अहिछत्र, ठीक है, तो ये आपका गलत है। वत्स कौशाम्बी और मत्स्य विराटनगर। तो ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, चूंकि हमको नहीं वाला बताना है जो सुमेलित नहीं है। जो कौशल है, कौशल क्षेत्र किसे कहा जाता है? लखनऊ फैजाबाद का जो बेल्ट था, इसे कौशल क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, लखनऊ फैजाबाद अयोध्या ये जो क्षेत्र है, ठीक है, लखनऊ तो छोड़ देते हैं, ठीक है, ये फैजाबाद अयोध्या का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कौशल कहा जाता था। कौशल नगरी आपने सुना होगा कि कौशल नगरी जहाँ भगवान रामचंद्र लिए अवतार, ठीक है। तो ये कौशल नगरी में क्या हुआ कि इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। कहाँ पे थी? श्रावस्ती इसकी राजधानी हुआ करती थी, ना कि अहिछत्र। तो अहिछत्र कहाँ की राजधानी है? अहिछत्र राजधानी होती पांचाल की। अहिछत्र किसकी राजधानी? पांचाल की राजधानी है। और पांचाल की राजधानी कौन है? अहिछत्र है। जबकि कौशल की राजधानी कौन होती है? श्रावस्ती, ठीक है, कौन है? श्रावस्ती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। इस तरह से 16 जनपद से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी, भले आपको कंठस्थ ना रहे, थोड़ा सा भी अगर आप उसे 2-4 बार 5 बार पढ़े रहेंगे तो अंतर आप कर पाएंगे और गलत को वहाँ से आइडेंटिफाई करके अलग कर पाएंगे। आसान है, इतना कठिन भी नहीं। प्रश्न बहुत आसान, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन, और लूसेंट जैसे किताबों में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। और ठीक है, जो जीएस सामान्य ज्ञान की किताब होती है उसमें भी मिल जाएगा आपका। लेकिन इस प्रश्न की थोड़ी सी भाषा शैली आपको कठिन दी गई है। देखिए, पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। जब आप देखते हैं तो आंसर आप ऑप्शन भेजते रहिए, आंसर भेजते रहिए कि कितना आंसर आपका आ रहा है। देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? यानी महावीर स्वामी को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आप सबको पता है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। अगर महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, हालांकि ज़्यादातर चीज़ें आपको सबको ज्ञात हैं, लेकिन एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे देखें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म आप कहेंगे वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हो गया? वैशाली में इनका जन्म हुआ, तो वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, अच्छा, एक किस कुल के थे? जात्रिक कुल के थे। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, वाजीगर के प्रधान सिद्धार्थ के घर पे। और ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था।
ये लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य था और उसकी राजकुमारी थी। इनकी माता जो है त्रिशला। और इसी के साथ अगर बात करें, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह को त्याग दिया था। यहाँ से भी पूछा जाता है गृह त्याग को क्या कहा जाता है, ठीक है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती, जिसे कैवल्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैवल्य कहा जाता है। तो कैवल्य हो गया, कैवल्य हो गया। और यह ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था कहाँ पे? तो ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पे। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी को केवलिन या कैवल्य कहा जाता है। जाम्बिक ग्राम के निकट में था और यहाँ पे एक नदी थी जिसका नाम था ऋजुपालिका नदी। कई बार पूछा जाता किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो वृक्ष था साल का वृक्ष, यानी साल, सागौन सुने ना, साल का वृक्ष था। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी का तट कौन था? ऋजुपालिका नदी का तट था। ज्ञान कैवलक मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे प्रश्न में ज्ञानोदय मतलब ज्ञान की प्राप्ति से ही संबंधित प्रश्न दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इनसे संबंधित और भी जानकारियाँ जो आपको शेयर की गई वो आप सबको ज़्यादातर कंठस्थ थी, फिर भी आप उसे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोराइज कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। और आपसे फिर एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग नए देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 से ज़्यादा आपके एलटी के ये प्रैक्टिस पेपर आने वाले, मैं एक खुल के बता देता हूँ, 100 से ज़्यादा आएंगे। और बाद में आपके इसके मॉडल पेपर कई आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जीएस हर एक पार्ट के लिए जरूरी है। आपको यह भी बताते चलें कि अगर आप इस प्रकार के सभी वीडियोज करते जा रहे हैं तो आप 22 से 25 क्वेश्चन करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। 22 से 25 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। और अगर इतना आप कर ले गए तो आप बड़े आराम से अपने सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि जीएस का पोर्शन गेम चेंजर होगा। ये मान के चलिए जीएस का पोर्शन ही गेम चेंजर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में तो सब लोग स्कोर करेंगे। आपके साथ जो सब्जेक्ट करने जा रहा है, जो सब्जेक्ट का पेपर दे रहा है, वह भी आपके साथ एमए बीएड या एमएससी बीएड या एमकॉम बीएड वह भी होगा। तो आप कोशिश करिए कि जीएस के पोर्शन में स्कोर करेंगे जहां पे सामने वाला हो सकता है वीक पड़े, और आप वहां पे स्कोर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सफलता की एकमात्र कुंजी है कि आप जीएस के इस पार्ट को प्रत्येक दिन करते रहें, जहां से आपको बहुत लाभ होगा। ये मुझे पूरा भरोसा है और आपको भी इस बात पर यकीन करना चाहिए। तो जल्दी से लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। बात कर रहे थे गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, ठीक है। गुप्त काल था और गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा होती थी उसे क्या कहा जाता था, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। इसका आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, कारसार्पण, दिनार, निष्क और सुवर्ण। तो आप इसके बारे में बता दीजिए। तो उसे दिनार कहा जाता था। जो सोने की मुद्रा होती थी उसे क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही ऑप्शन है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता। अगर गुप्त शासकों की बात करें हम, तो गुप्त शासकों का युग जो सिक्कों में इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसके साथ ही इस युग में सिक्के कलात्मक सौंदर्य और विविधता की दृष्टि से भी बेजोड़ माने जाते हैं, ठीक है। गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार तथा चांदी के सिक्के के रूपक कहा जाता था, ठीक है। सोने के सिक्के को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। और जो चांदी का सिक्का होता था, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या कहते थे? रूपक कहते थे। तो याद रहेगा, गुप्त काल में सोने के सिक्के को, स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, जबकि चांदी का जो सिक्का हुआ करता था उसे क्या कहते थे? रूपक कहते थे। क्लियर है? याद रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये प्रश्न रिपीट हो तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। यह बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है आपका कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। एक कई बार अलग अलग एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सुपर टेट का पेपर देंगे तो वहां के लिए भी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, ऊपर वाला जो स्वर्ण मुद्रा वाला था वह भी, और यह भी प्रश्न आपके खास करके सुपर टीईटी के लिए और एलटी के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस समय आपके सामने है। आपको इसका आंसर बताना है। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा, देखिए अगर हम बात करें, बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। और यह किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा जो है बाबर की क्या है? आत्मकथा है।
और ये किस में लिखी गई, तुर्की भाषा में लिखी गई। अब ये तुर्की भाषा का क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में। अब इसे अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, यही प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो आप कहेंगे बाबर नाम से जाने जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक जो है वो है तुजुक ए बाबरी। इसका जो मूल शीर्षक है उसे क्या कहते हैं, तुजुक ए बाबरी नाम है, और इसी को हम लोग तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बाबरनामा कहते हैं। और इस पुस्तक का इंग्लिश में 1810 ईस्वी में इंग्लिश में इसका अनुवाद किसने किया था, लेडेन और रस्किन ने। तो लेडेन और रस्किन ने, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपके लेडेन और रस्किन जो हैं, इन्होंने 1810 ईस्वी में इसे किस में कन्वर्ट किया था, इंग्लिश में इसका अनुवाद किया था। और ये बाबरनामा है, बाबर की आत्मकथा है, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया है, लेडेन और रस्किन ने किया है। कब किया था, 1810 ईस्वी में। हालांकि सन नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। क्वेश्चन आसान है, सुपर टीटी के पॉइंट से भी इसे देख सकते हैं आप। तो आप बताइए कि इसे जो है कहाँ पे दफनाया गया था, किसको, जल्दी बताइए। आपके सामने है दारा सिकोह हैं और इन्हें कहाँ पर दफनाया गया था, यानी इनके दफनाए जाने का स्थान यानी कब्रगाह कहाँ है इनकी, इसको बताना है आपको। तो दारा सिकोह को कहाँ पे दफनाया गया था, तो आपका आंसर सही आ रहा है दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में दफनाया गया था। तो ये आंसर आपका सही है, ज़्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा है। तो ये दिल्ली में आपका को दफनाया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का क्रम व्यवस्थित है। देखिए अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जब आप कभी आयोग का पेपर देने जाएंगे तो आयोग के पेपर में 3 ऐसे प्रश्न के सीक्वेंस मिलते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रश्न ऐसे मिलता है कि ऊपर दिया रहता है कि कौन कौन से सही हैं, कथन निष्कर्ष जिसे आप जानते हैं, एसर्शन रीजन वाले प्रश्न। दूसरा प्रश्न होता है कि 4 ऑप्शन दे देता, एक में कॉलम ए में और कॉलम बी में, यानी ठीक है, एक तरफ क्या कहते हैं इसको, कॉलम ए, कॉलम सूची 1 सूची 2, ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी, और इसी कॉलम में अलग अलग चीज़ें दे देते हैं, कहते हैं कि इसको सुमेलित करिए, ठीक है। तो आपको इसे मैच करना होता है, यानी मैच दी फॉलोइंग वाला जो प्रश्न होता है उस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब मुद्दा ये होता है कि वहाँ पे आपको अगर 3 कम से कम याद होना जरूरी है, तब आप जाकर के उसको सही कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि एक ही याद होने से सेट भी हो जाता है, लेकिन वो क्या कहते हैं छोटे एग्जामों में। अगर आप आयोग का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे उसे सेट होने का चांस कोई होता नहीं है, कम से कम 3 आपको याद होने चाहिए। वहीं से एक प्रश्न उठाया गया है, ये आयोग में पूछा गया प्रश्न है। बस हमने पूरे उसको चार्ट को नहीं बनाया कि एक बार यहाँ पे कॉलम ए बनाए कॉलम बी बनाए, आप इस तरह से समझ सकते हैं चीज़ों को। वहाँ से हमने सिर्फ कर दिया कि उनको व्यवस्थित, उसके सभी उत्तर को हमने व्यवस्थित करके लिख दिया कि ये सभी चीज़ें क्या हैं आपकी व्यवस्थित हैं, किसी उत्तर को मिलान नहीं करना है, सब मिला करके लिख दिए गए। जैसे नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो एक कब आई थी, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आई थी। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अलग अलग एग्जामों में पूछी गई हैं आपकी, में ये सुपर टीटी हो, चाहे आपका एलटी एग्जाम हो, चाहे जीआईसी का एग्जाम हो, चाहे आप पीसीएस का भी एग्जाम देने जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्न वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। यही कुछ ऐसी डाटा है जिसका डेट, समय, तारीख भी आपको रटना पड़ता है। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 ईस्वी में, और उसके बाद बेबल योजना जो है 14 जून 1945 में। ये सभी सुमेलित है और सभी सही हैं, तो आप इसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। 7 प्रश्न हो चुके हैं, 7वें प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और 30 प्रश्न टोटल हैं इस सीरीज में। आप लाइक करते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक, मतलब कौन सी ऐसी नदी है जिसमें जल ग्रहण करना मतलब धारण करना, जल ग्रहण का क्षेत्र सर्वाधिक है, आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। 4 नदी यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें महानदी है, सोन है, गंडक है और रामगंगा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाता है सोन नदी। सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, चूंकि इस ऑप्शन में दिए गए नदियों में से ही चूज करना है, तो सोन नदी आपका सही आंसर हो जाता है। अब आपको बताना मलमपुझा बांध किस नदी पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है कि मलमपुझा बांध किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बताना है।
हमें आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। आप कमेंट करके अपने आंसर को बताइए, जल्दी बताइए कि आपका आंसर क्या सही होगा। मलमपुछा बांध कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए, भरतपुछा पर नहीं, कोरापुछा पर नहीं, मलमपुछा पर, हाँ मलमपुछा पर स्थित है। मलमपुछा बांध दक्षिण भारत के केरल में पलक्कड़ में, केरल के पलक्कड़ में मलमपुछा नदी पर स्थित है। केरल के पलक्कड़ में, केरल में पलक्कड़ नामक एक स्थान है जहाँ पर मलमपुछा नदी पर स्थित है, जो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुछा की सहायक नदी है। ठीक है, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और भरतपुछा की सहायक नदी है। तो मलमपुछा नदी पर स्थित है मलमपुछा बांध, जो कि केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे? केरल में है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है, आपको बताना चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पे। तो आप बताएंगे चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ के कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? देखिए जलधारा, जब आप जल मंडल से प्रश्न देखेंगे तो वहां से ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ऐसे प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइए, गर्म जलधारा कौन सी है, आपको यहाँ से बताना है। फॉकलैंड जलधारा है, ब्राजील की जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा है, और उसके बाद आपका जो है कनारी जलधारा है। इसमें से कौन सी जलधारा ऐसी है जो कि गर्म जलधारा है? तो ब्राजील जलधारा जो है एक गर्म जलधारा होती है, जो कि अटलांटिक महासागर के ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। ठीक है, ब्राजील जो है अटलांटिक महासागर के तट पे प्रवाहित होती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। बाकी ये फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी, ये तीनों जलधाराएं जो होती हैं ठंडी जलधाराएं होती हैं। ब्राजील जलधारा जो है एक गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान का आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर बताना है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है? ये प्रश्न का आपको आंसर करना है। जल्दी से बताइए कि अगर हम भारतीय संविधान में बात करें तो 22 भागों में भारतीय संविधान को बांटा गया है, इस बात आप जानते हैं। अनुच्छेदों की बात करें तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं, यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए। 12 अनुसूचियां हैं, यह भी आपको ज्ञात होगा। यानी भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इनके विवरण को अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि भाग 16 में क्या रखा गया है। भाग 16 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 16 में जो रखा गया है कि किसको, भाग 16 में अगर आप देखेंगे तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हो सके, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की चर्चा की गई भाग 16 में। क्या कहते हैं? भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई, जैसे कि जो क्या कहते हैं ओबीसी SC ST का जो आरक्षण है इन्हीं के अंतर्गत आता है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अगर बात करते हैं किसके, 14A के, किसकी बात करें 14A में, तो उसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। जो पहला वाला प्रश्न आपका लिखा गया है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण किसमें है? 14 के A में। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किसमें दिया गया है? 16वें में दिया गया है। अगर हम बात करें संघ और राज्य सेवाओं के अधीन जो अनुच्छेद दिए गए 14 में है, और उसके बाद वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद जो है वो किसमें? 12 में है। तो ये चीज़ें आपकी जो है सही आंसर कौन होगा? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हो सके, ये आप कहाँ बताया गया है? आपके 16 में, अनुच्छेद 16 में इसके बारे में चर्चा की गई। ठीक है, कह रहा धन विधेयक के अतिरिक्त, ठीक है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो और विधान परिषद में कितने माह तक उसे रोका जा सकता है या पड़ा रह सकता है, आपको ये बताना है। यानी कितने दिनों तक उसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आपको सही आंसर बताना है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 197 1 ख के प्रावधानों के अनुसार अगर हम बात करें तो धन विधेयक के अतिरिक्त
किसी भी विधेयक को प्रथम बार पारित कर दिया जाता है और वह विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 महीने से अधिक तक नहीं रोका जा सकता। कितने दिनों तक नहीं रोका जा सकता? यानी 90 दिनों से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता, 3 महीने से अधिक तक नहीं रोका जा सकता। ये कहता है अनुच्छेद 179 एक का ख जो है, ये बात को कहता है कि धन विधेयक को छोड़ करके किसी भी और विधेयक को 3 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार के अधिकार को प्रदान करता है? यानी मत देने का अधिकार जो वयस्क लोग हैं, 18 साल के उम्र से जो बड़े हैं, 18 साल जिसकी उम्र हो गई वो वोट कर सकते हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 326। सॉरी, एक मिनट, अनुच्छेद कौन देता है? यह कौन सा अनुच्छेद आपको अधिकार देता है? अनुच्छेद 326 आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने मत का अधिकार मिलता है, आप अपने मत का उपयोग करें और जिस व्यक्ति को चाहें उसे आप विधायक सांसद बना सकते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? आपको ये बताना है। इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और M.K. गांधी। अब आपको बताना है कि सही आंसर आपका कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इसको आप पढ़िए और इसके बारे में आंसर दीजिए कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे M.K. गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? M.K. गांधी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। किसके द्वारा दिया गया था? M.K. गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज को सशक्त, स्वस्थ और विकासशील बनाना। ग्राम स्वराज का तात्पर्य है कि गांव के लोगों को ऐसी सरकार जो हर साधन संसाधन गांव में उपलब्ध करा सके, साथ ही विकास का काम भी उसी सरकार के माध्यम से हो सके। इन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक पंचायत था। इसके अंतर्गत 243 अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए थे। तो आपका सही आंसर है M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी। सीधे सीधे कहते तो आगे बढ़ जाइए। परिवहन, संचार, वाणिज्य, ये तीनों अलग अलग हैं। परिवहन, संचार और वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? आपको बताना प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, वित्तीय गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, या आपके तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, या आपके किस में आ जाते हैं? ग्रामीण गतिविधियों के। तो आप कहेंगे तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। किसमें? तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? परिवहन, संचार और वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपसे विज्ञान से, देखिए 5-5 प्रश्न हर एक सिस्टम से रखे गए हैं। 5वां प्रश्न आपका, अब अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न आपके विज्ञान से पूछा जाएगा। अब इसका आंसर आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या होने वाला है। तो आपको बताना, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? आपको बताना, आवृत्ति से, आयाम से, वेग से, तरंगदैर्घ्य से। तो आपको पता है एप्लीट्यूड यानी आयाम जो होता है उसी के मार्फत आप क्या नापते हैं? ध्वनि की प्रबलता नापते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है? बी हो जाता है, माफ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आयाम, एप्लीट्यूड जो है। आप इसी से ध्वनि की प्रबलता को नाप सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। दूरदृष्टि दोष, देखिए अभी तक आपसे डायरेक्ट दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में चश्मा पूछा जाता है। तो आप क्या काम एक रट्टा मान लिए हैं कि अगर दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर कहाँ बनता है? ये होता है आपके पीसेस लेवल का क्वेश्चन। रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, या अंध बिंदु पर। तो आप बताएंगे कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। इस प्रश्न को आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। प्रत्येक क्रिया के
लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती, यानी एक्शन का रिएक्शन, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं, ठीक है। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने दिया था। चलें आगे। न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, यानी कौन ऐसा है जिसके संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये बताना है। विकिरण के लिए, संवहन के लिए, चालन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से आपका सही आंसर कौन होगा? विकिरण के लिए जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विकिरण अपने आप होता है। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का काम कौन करता है? ठीक है, जैविक और अजैविक यानी जीवित यानी सजीव और निर्जीव के बीच जो है बिचौलिए का काम कौन करता है? तो वो कौन करता है? उत्पादक करता है। उत्पादक मतलब होता है पादप। ध्यान से मेरे समझिए, जो हरे पौधे होते हैं ऊर्जा का उत्पादन यही करते हैं। इकोलॉजी का प्रश्न है, ऊर्जा का उत्पादन यही करते हैं। तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये सब जो लिए जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? अकार्बनिक तत्व हो जाते हैं। या ये कह दें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिए जाते हैं ये सब किस में हो जाते हैं? आपके अजैविक घटक हो जाते हैं। इनसे ऊर्जा बनाई जाती है और उससे जैविक घटक में उपयोग में लाया जाता है। तो सही आंसर आपका कौन हो जाता है? उत्पादक आपका सही आंसर हो जाता है। हम लोग 2/3 प्रश्न कर चुके हैं, 21वें नंबर के प्रश्न पे पहुंच गए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लाइक कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कह रहा कौन ऐसा रोग है जो विषाणु से नहीं होता? विषाणु मतलब वायरस से नहीं होता है। ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता? खसरा भी वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है, लेकिन क्षय रोग यानी टीबी जो है यह बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कौन सा? टीबी। तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। उत्तर प्रदेश का सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान ऐसा है जो सुरमा के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको इसके बारे में आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद और बरेली में कौन ऐसा स्थान है जो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको इसके बारे में बताना। 1 मिनट। हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक अगर क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ पे सुरमा उद्योग जो है किससे संबंधित है? बरेली से। कहाँ से? सुरमा उद्योग जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? बरेली से। अब बात करें अगर वाराणसी की, प्रयागराज की और इसकी, तो वाराणसी जो आपका है, वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार आप वाराणसी की साड़ी यानी बनारस की साड़ी का आप जानते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। अगर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक, मुरादाबाद। आप बताइए मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? मुरादाबाद आपको बताना है किसके लिए फेमस है। एक कमेंट हम तो आप छोड़ देते हैं आपके लिए कि मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, आप बताइए। आपका सही आंसर जो है इस प्रश्न का, सुरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को कहते हैं। बाकी आप बताइए मुरादाबाद क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो वो है थारू। थारू जनजाति जो है यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति जो है दीपावली को किस रूप में मनाती है? शोक पर्व के रूप में मनाती है। एक उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण प्रक्रिया निगम कहाँ पर स्थित है? कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? आपको बताना उत्तर प्रदेश में। तो वह स्थान है आपका कानपुर। कहाँ पे है? कानपुर में है। ये सब जीके के क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर लगातार आता रहना चाहिए। कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे कानपुर में स्थित है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण को पहुंचाता है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, यह किस क्षेत्र में गाया जाता है? आल्हा जो है आपका किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो आप कहेंगे बुंदेलखंड के क्षेत्र में आल्हा गाया जाता है। ठीक है, आल्हा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में आल्हा गाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के क्षेत्र में आल्हा गाया जाता है। तो ये कहाँ का हो गया? बुंदेलखंड का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? आपको एक बताना है कि किस स्थान पर
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आपको बताना है कि किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? चलिए बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो सही आंसर होता है आपका वाराणसी। कौन सा? वाराणसी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। अब आपके सामने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं करंट अफेयर्स के, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इनके सभी प्रश्नों का आंसर सही से प्रदान कर सकें। तो आप आंसर बताइए, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए और उसका आंसर आप बताइए कि सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर आप बताइए कि कौन सा आंसर इसमें सही होने वाला है। अक्टूबर 2021 में प्रकाशित कौन से रिकॉर्ड बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के कुप्रभावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है या करता है? आपको इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट। तीसरा ऑप्शन दिया गया हमारा बच्चा हमारा कल, और चौथा ऑप्शन है नीति आयोग की रिपोर्ट। जल्दी से बताइए सही आंसर कौन होगा। तो 5 अक्टूबर 2021 को यह जारी किया गया था। यूनिसेफ के द्वारा इसे जारी किया गया था, और यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन क्या नाम था? तो आप कहेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इससे संबंधित मंत्रालय होता है। और ये प्रकाशित किया गया था रिपोर्ट किस नाम से? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया था। ये कब जारी किया गया था? अक्टूबर 2021 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? द ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है। 16, 17, 18 या 19। जल्दी बताइए। 16, 17, 18 या 19 में भारत ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में किस स्थान पर रहा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18वें स्थान पर। किस पे? 18th नंबर पर था। 18वें स्थान पर भारत था ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में। 2021 में भारतीय नौसेना में किस देश की रॉयल नेवी, ये देखिए रॉयल का कुछ और लिखा गया है, रॉयल नेवी, ठीक है, ये रॉयल है, रॉयल नेवी, ठीक है, रॉयल और नेवी, रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग सूचना आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन सौंपा गया था। तो कौन सा ऐसा देश है? रॉयल नेवी किसकी है? तो आप बताएंगे रॉयल नेवी सिर्फ बताइए किसका है? वियतनाम का। रॉयल नेवी किसका है? वियतनाम का है। बस इतना याद रखना है। रॉयल नेवी किससे संबंधित है? वियतनाम से। और एक रूस का प्रश्न है, तो रूस इस समय चर्चा में है, तो ये प्रश्न आपको जानना चाहिए। 2021 में रूस के तातारस्तान क्षेत्र में किस देश का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? एक घटना है आपके सितंबर-अक्टूबर महीने की। तातारस्तान में किस देश का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो रूस का ही विमान था जो वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि आज हमने प्रयास किया है, कल आप लोगों का कहना था कि समय थोड़ा कम लगे, और हमने प्रयास किया है कि आज हम 30 प्रश्नों को थोड़ा तेज़ी के साथ करवा सकें और जो इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है उसको भी बताते चलें। तो टोटल हमको लगता है 35 मिनट के अंतर्गत आपकी क्लास को पूरा किया जा चुका है। और इसी के साथ आप सबसे हम विदा लेंगे। आप चैनल को देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।